हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रवक्ता मुख्य परीक्षा हिंदी विषय के बारे में। तो अगर आप भी उत्तराखंड में प्रवक्ता में हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो 2021 में पिछली बार जो प्रवक्ता में 31 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस सेशन में बात करेंगे उस विषय के हिंदी विषय के सॉल्व पेपर के बारे में। तो पूरे पेपर को हल करेंगे हम इस एक ही वीडियो में, और वो भी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। तो अगर आप उत्तराखंड में प्रवक्ता में हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि तैयारी करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि पिछली बार आयोग ने कौन कौन सब्जेक्ट से और कहाँ किस किस सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, अगर आपको 2018 का भी पेपर चाहिए, 2018 का अगर आपको हिंदी का प्रवक्ता का पेपर चाहिए तो उसको भी मैं आने वाली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ये पेपर है हमारे पास, ये हमारे पास सेट ए रहने वाला है पेपर का, ठीक है। तो इसमें हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। पूरे जो 200 क्वेश्चन है इसमें पूरे 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है ये है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है। तो अगर आपको आंसर आता है तो आपको आंसर देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी जो हो जाएगी, और आपको आंसर देने के लिए 2 सेकंड दिए जाएंगे। 2 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो जो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं ये आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं, या फिर किसी में मैं भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि किस साहित्य से संबंध है। तो अगर आपको आंसर आता है तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी नहीं तो इसका आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर दे देंगे। तो जो ये कवि हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है, ठीक है। और इनके बारे में भी आने वाली वीडियो में हम डीपली पढ़ेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके रस से संबंधित है, और इसमें कह रहा है कि रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है। तो आपको बताना है कि इनकी गिनती किसके अंतर्गत होती है, अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो इनकी जो गिनती होती है ये होती है अस्थायी भाव के अंतर्गत। ये अस्थायी भाव का मतलब होता है कि हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में ये भाव क्या होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं, और हर इंसान के आत्मा में ये निहित होते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो तब ये क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। मान लो डर हर किसी को लगता है, लेकिन जब हमें डर वाला माहौल मिलता है या फिर जब हमें ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो तब वो वाला रस क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक संधि से रिलेटेड है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस एक, यानी कि ई और ए मिलके यहाँ पे क्या बन गया है, यौ बन गया है। तो इसमें यण संधि है। यण संधि से ये क्वेश्चन पूछा गया है ई को, और यण संधि का जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई को यणची, मतलब ई का यौ, री का रौ, ऊ का वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या शब्द होगा, यथा साध्य, ठीक है। यथा संभव भी हो सकता था, लेकिन अगर होता जहाँ तक संभव हो सके उसके लिए क्या होगा, यथा संभव, और जहाँ तक सध सके उसके लिए यथा साध्य, क्योंकि साध्य शब्द यहाँ पे आगे है। ऑप्शन नंबर 7 फिर से रस से है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है ये है जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो ये उत्तराखंड साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे सिलेबस में है भी। तो जो पहाड़ पर लालटेन है, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की एक फेमस कृति है, उनका फेमस उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? न्योली, चौमासा, चांचरी या फिर चहका। तो आपको पता है न्योली भी उत्तराखंड का है, चौमासा भी उत्तराखंड का है, चांचरी भी उत्तराखंड का है। जो चहका है ये उत्तराखंड का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 मुहावरे और लोकोक्ति से है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये पूरी लोकोक्ति इस प्रकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यानी कि जो हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए फारसी भाषा क्या है। फारसी भाषा को असंभव माना जाता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो फारसी भाषा को भी पढ़ लेता है। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब हमने कोई चीज़ अपने आँखों के सामने देख लिया तो हमें उसके बाद उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है ये ऑप्शन नंबर सी है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसलिए शुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें कृपया और कृपया 2 बार है, इसमें भी कृपा 2 बार है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, तो अनुग्रह नहीं, यहाँ पे कृपा होना चाहिए था। अगर यहाँ पे कृपा होता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, ये ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो ये इसमें पदबंध पूछा है और ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में एक वाक्य का क्रम दिया है, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, होते हैं वाक्य के क्रम होते हैं। ठीक है, तो अगर पदबंध नहीं होता, अगर पूछता कि इस वाक्य का क्रम क्या है, तो क्रम तो ये होना चाहिए था, कर्ता कर्म क्रिया होना चाहिए था, क्योंकि लड़का करता है, किताब क्या है, कर्म है, और पढ़ रहा है क्या है, क्रिया है। लेकिन ये इसमें पदबंध पूछा और ऑप्शन को छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन क्या किया आयोग ने? डिलीट कर दिया। मिसप्रिंट था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सबका डिलीट हो गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें क्या हुए थे, मिसप्रिंट थे, और 2 क्वेश्चन इस पेपर में क्या हुए थे, डिलीट हुए थे। ठीक है, हालांकि हर पेपर में ऐसे ही होता ही है, एक या क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो ऐसे डिलीट होते ही हैं। अगला क्वेश्चन है 14, गीत फरोश किसकी रचना है? ठीक है, तो आपको आंसर देना है गीत फरोश किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है गोपाल दास नीरज, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम है, तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, लोकायतन किस विधा की रचना है? तो लोकायतन जो है प्रबंध काव्य विधा की रचना है। लोकायतन प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, और लोकायतन प्रबंध काव्य की रचना है, प्रबंध काव्य विधा के अंतर्गत आता है। और जो लिखा गया था ये 1964 ईस्वी में लिखा गया था, किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें क्या है कि गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी के विचारों से प्रभावित ये रचना है। ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के जो घटनाएं हुई हैं, जो विचार गांधी जी के थे, उनके बारे में ये रचना लिखी गई है। और पंत जी की जो अंतिम रचना भी हम इसे कहते हैं लोकायतन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1936 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों में इनमें से किसमें पिता पुत्र का संबंध था? तो ऑप्शन नंबर बी कुम्भन दास और चतुर्भुज दास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो ऐसा कौन सा संत था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो ऑप्शन बी गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरस्वती गणेश की। सरस्वती और गणेश की सर्वप्रथम इनकी वंदना की थी। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो ये क्या है? जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है आवारा मसीहा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो ये आपको पता है, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, व्योमकेश दखेस इनमें से किसकी जीवनी है? तो आपको बताना है व्योमकेश दखेस इनमें से किसकी जीवनी है। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो जीवनी है वो उसका नाम है व्योमकेश दखेस।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो भुक्तिवाद के जो मत दिया है, भुक्तिवाद का जो मत वो दिया है भट्टनायक ने, भट्टनायक ने दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तु का है। अरस्तु ने ये कथन दिया है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, मतलब जो आंतरिक कार्य होते हैं इंसान के, वही उन्हीं की जो अनुकृति होती है वो हमें बाहर दिखाई देती है, ये अरस्तु कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो इसमें आपको बताना है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4। अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है क्रौंचे ने। ऑप्शन नंबर 27 लोकोक्ति से है। फिर से लोकोक्ति और मुहावरे से कम इस पेपर में लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में भी दिया है लोकोक्ति और मुहावरे, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया 7 क्वेश्चन इसमें से। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये तो आपने सुना ही होगा। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है ये क्या है? तो जो सिद्धांत बदलने वाला होता है, सिद्धांत बदलने वाला जो होता है वो उसका अर्थ उसके लिए कहा जाता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। निम्नलिखित में से जो मुहावरा है, फिर से मुहावरा वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से मुहावरा क्या है? सावन हरे न भादों सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। तो आपको पता है जो मुहावरा होता है इसके अंत में क्या होता है? ना होता है, ना आना ही होता है। और जो लोकोक्ति होती है या फिर सूक्ति होती है उनके अंत में ना नहीं आता है। ये मुहावरे और लोकोक्ति के बीच अंतर होता है। तो आपने क्या करना था, इस सबके पीछे ना लगा देना था। कौन सा किस में ना लग जाएगा? तो सावन हरे न भादों सूखे होना इसमें नहीं लग रहा, लेकिन जो ऑप्शन बी है भाड़े का टट्टू होना, तो भाड़े का टट्टू होना इसमें ना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये मुहावरा है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ गलत है? तो मुंह छिपाने का अर्थ गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। तो कान भरना, सिर उठाना, दांत कटी रोटी होना, इसका सब सही है, लेकिन जो मुंह छिपाना है, मुंह छिपाने का अर्थ क्या है? गायब होना नहीं है। मुंह छिपाना मतलब शर्माना या फिर शर्म से झुक जाना या फिर अपराध करना, अपराध करके अपराध करना। तो इसका ये अर्थ क्या है यहाँ पे? गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 है, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना, किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचना। कहते हैं ना, दूध से जला हुआ भी छाछ क्या करता है? फूंक फूंक कर पीता है। वही इससे भी संबंधित है। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है, लोकोक्ति कभी भी क्या होती है? पूर्ण वाक्य नहीं होती है, ठीक है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जा सकता है, ये भी सही है। लोकोक्ति अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं, ये भी सही है। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सटीक आंसर लग रहा है ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा मराठी। मराठी जो लिपि है वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। सॉरी, गलत बोल दिया, मतलब मराठी जो भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये पहला ही जो आर्टिकल है भाषा से संबंधित 343 इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? तो गढ़वाली की उपबोली इनमें से कौन सी है? सलानी। सलानी आपको पता है सलानी क्या होती है? सलानी या फिर सलानी गढ़वाली की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो बुंदेली का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सौर सैनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? तो कन्नौजी बोली का जो क्षेत्र है वो क्या है? हरदोई है। हरदोई में क्या बोली? हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, ये उत्तराखंड साहित्य से पूछा है। ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं, ये जो ग्रंथ लिखा है इसके जो रचनाकार हैं ये हैं मोहनलाल बाबुलकर। तो मोहनलाल बाबुलकर की जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। अगला क्वेश्चन, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो छाया मत छूना ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके जो लेखक हैं ये कौन है? हिमांशु जोशी।
उत्तराखंड लोक साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे और ये हमारे सिलेबस में है भी, ठीक है, इसलिए पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है लीलाधर जगुड़ी से। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो कौन सी रचना थी उनके लिए, किस कविता संग्रह के लिए? तो जितने लोग उतने प्रेम, उनकी जो रचना थी जितने लोग उतने प्रेम, इस रचना के लिए उन्हें क्या दिया गया था? 2018 का व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो ये कथन लिखा गया है ये द्विजदेव के बारे में लिखा है। ब्रज भाषा के लेखक थे वो और श्रृंगार के रूप में लिखते थे, श्रृंगारी कविताएं लिखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन साहित्य दर्पण किसकी रचना है? ये प्रसिद्ध साहित्य दर्पण सबसे प्रसिद्ध रचना है ये, और किसके? ये आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, ठीक है। ये बहुत बार पेपरों में आता भी है अगले इसमें। उसके बाद सरल सा क्वेश्चन है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया होगी और इसकी धातु क्या होगी? पढ़। तो पढ़ से बना है पढ़ना, वैसे लिखना लिख से बना है लिखना, जोड़ से बना है जोड़ना, ठीक है। तो जो मूल होता है वो धातु होती है और अगर उस पर ना लगा देते हैं तो फिर क्रिया बन जाती है। तो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक का सिद्धांत है? तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद दिया है ये किसने दिया है? मार्क्सवाद ने दिया है। तो मार्क्सवाद का क्या है? ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो इनमें सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। अगला क्वेश्चन है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो ये किसने दिया था? हेमचंद्र ने दिया था। उसके बाद राम की शक्ति पूजा फेमस कृति है निराला की। इसका जो प्रकाशन वर्ष पूछा गया था तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता है 1936। 1936 वैसे भी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए बहुत प्रसिद्ध साल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 चित्रलेखा किसकी रचना है? तो जो चित्रलेखा है ये भगवती चरण वर्मा की जो क्या है? रचना है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये आपको पता ही होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कई बार पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये है प्रभा खेतान जी का। अगला क्वेश्चन आवादा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये किसकी थी? व्यंग्य की थी। व्यंग्य उन्होंने लिखा था। हरिशंकर परसाई आपको पता है व्यंग्यकार थे, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और इन्होंने लिखा था आवादा भीड़ के खतरे। अगला क्वेश्चन कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध है विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है अज्ञेय जी का, और अज्ञेय जी का जो पूरा नाम था वो आपको पता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था किस लेखिका को दिया गया था? तो ये आपको पता है चित्रा मुद्गल को दिया गया था। अगला संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो ये सूत्र किसने दिया था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर सरि सम सब हित कह हित होई। ये पंक्तियाँ आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, ठीक है। तो ये है किसकी? तुलसीदास जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो विवाह के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। 4, 5, 8 ये गलत है, तो विवाह के 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव जैसे नाम से पता चल रहा है तो इसका अस्थायी भाव है क्रोध, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद है वयम रक्षाम किसकी रचना है? तो वयम रक्षाम जो है चतुर्सेन शास्त्री की है। ये शायद संस्कृत साहित्य से ये क्वेश्चन है। तो वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अगर आपको पेपर में
कहीं पे अगर कोई कथन नहीं आता है और वो कथन अगर उस क्वेश्चन में अगर रामचंद्र शुक्ल जी का भी नाम है और अगर आपको डाउट है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर कथन किसके होते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के ही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिन विराजय कविता बनीता मित्र। तो ये आपने ये पंक्ति सुनी होगी या आपको ये याद भी होगा। तो ये फेमस पंक्ति है, फेमस उक्ति है, ये है केशव दास जी की। ठीक है, इसमें इसका आंसर, इसका मतलब यही है कि यद्यपि सुजाति कविता बनीता मित्र, जो कविता होती है बनीता होती है और जो मित्र होता है, मतलब कविता होती है, पत्नी होती है और मित्र होता है। कह रहे हैं कि अच्छी जात अच्छी उसके ही क्या लगते हैं, वो होना चाहिए, तभी क्या लगते हैं? सही लगते हैं। ठीक है, तो केशवदास की प्रमुख रचना है, क्योंकि उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज सेविका का। समाज सेविका का भी उसमें राधा का जो रूप दिखाया गया है, राधा का एक मतलब रूप दिखाया गया है, वही कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। तो समाज सेविका का दिखाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपओ अब हट्टा। ये काव्य पंक्तियाँ किस आदिकालीन कविता की रचना से हैं? आदिकालीन कवि की रचना से है। ऑप्शन है चंद्र बरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर जागनिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 66 में मिसप्रिंट था फिर से, और ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया था आयोग ने? डिलीट कर दिया था। गलत था ये क्वेश्चन, तो डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं थे। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए थे? तो ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन है, महल का जो भीतरी भाग होता है इसके लिए एक शब्द बताना था हमें कि महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। तो जो महल का भीतरी भाग होता है इसको क्या वो कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। भारतवर्ष की आदि भाषा है, जो भारतवर्ष की जो आदि भाषा है वो क्या है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली जाने वाली भाषा होती हैं वो होती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ट्रिक है याद करने की। अगला क्वेश्चन है 70, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से कौन सी लिपि है? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि। अगला, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यानी कि क्या हो रहा है, हमें वहाँ पे संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार हो गया। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो भयानक रस के जो संचारी भाव होंगे वो कौन से होंगे? त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। ये क्या होते हैं? संचारी भाव के भयानक रस के संचारी भाव हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो ये कौन से हैं आधुनिक काल के, जिनके नाम पे युग है? भारतेंदु हरीशचंद्र। अगला क्वेश्चन, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। तो ये हैं नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई? तो ये दी गई थी इनकी पदावली पे। I.A. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, क्या है? संप्रेषण सिद्धांत। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, तो किससे है ये? चिकित्सा शास्त्र से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा? वैदेही हो जाएगा। ठीक है, वैदेही शुद्ध शब्द है इसमें से। ठीक है, तो शुद्ध शब्द और शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्धि और शुद्ध शब्द ये हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो कृदंत शब्द का जो उदाहरण है, ऑप्शन है धनवान, नमकीन, नीलिमा या फिर खिलाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। कृदंत शब्द का जो उदाहरण है वो खिलाड़ी है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए निम्न से लोकोक्ति है। लोकोक्ति से फिर से क्वेश्चन है, तो ये होती है, ओछे की प्रीत बालों की भीत। बालों की, ओछे की प्रीत क्या होती है? बालों की भीत की जैसी होती है। मतलब जैसे नदी के किनारे बालू होती है, बालू पे अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसके बाद वो पानी आता है फिर बह जाता है, तो 2 मिनट के लिए होता है, 1 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अंधे की लकड़ी, बाकी सब सूक्ति हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान से है, हिंदी राजभाषा से है। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फॉर्मूला के प्रस्तुता हैं। तो ये कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर, इनका पूरा नाम ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, ये तो सीधे सीधे सिलेबस से ही पूछ लिया। अगर आप तैयारी करते टाइम सिलेबस देखते हैं और सिलेबस अगर आपको याद है तो सीधे सीधे सिलेबस से पूछा है कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। ठीक है। बाकी जो रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ होता है ये किसके आधार पर होता है? रचना और बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर। विकारी और अविकारी होते हैं किसके आधार पर? रूपांतरण के आधार पर, क्योंकि ये रूपांतरण रूप परिवर्तन कर लेते हैं तो इसलिए रूपांतरण के आधार पर होते हैं। और एकार्थी अनेकार्थी ये होते हैं अर्थ के आधार पर। इसलिए कहते हैं कि सिलेबस भी हमें क्या होना चाहिए? कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। तो अयादी संधि का उदाहरण क्या नहीं है? इसमें से वागीश नहीं है, क्योंकि वागीश क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और उसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा वाग प्लस ईस। ठीक है, वाग प्लस ईस ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिया राम भय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में से तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो ये की है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की। 86 है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये भी आपने सुना ही होगा। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? देव की हैं। ठीक है, तो जो ये पंक्तियाँ होती हैं ना, जो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। तो इनकी जो उक्ति है ये है ऑप्शन नंबर बी, रसा पकर्ष का दोष, ये इनकी उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो ये इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये सही हो जाएगा। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। तो इसमें क्या है? माधुर्य गुण नहीं है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है। तो छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है तो आपको पता है छायावाद में अशरीरी सौंदर्य चित्रण दिखाया गया है, प्रकृति का चित्रण दिखाया गया है, मानव प्रेम है, शिशु प्रेम है, अज्ञात के प्रति उदात्त प्रेम वर्णन है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है। और जो इतिवृत्तात्मकता दिखती है हमें कहाँ दिखती है? द्विवेदी युग में दिखती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आत्मिक भव्यता। नई कविता के अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो ये कविता ये जो पुस्तक है ये आपके पास कई लोगों के पास होगी भी। तो ये पुस्तक बहुत फेमस है, कविता के नए प्रतिमान। तो इसके जो रचनाकार हैं नामवर सिंह हैं। ठीक है, और नामवर सिंह आपको पता ही है कि DO में क्या रह चुके हैं? प्रोफेसर के पद पर भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं, ये कौन से हैं? नगेंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। तो छायावादी कवि कौन से नहीं है आपको पता है? मैथिली शरण गुप्त। बाकी जयशंकर प्रसाद पंत और निराला, ये तीनों क्या हैं? छायावाद के कवि हैं, और इनको क्या आपको कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 95, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम क्या है? तो क्या होगा इस रस का नाम? शांत रस। जब आदमी शांत बैठ जाता है ना, शांत बैठ जाता है आदमी को, कुछ नहीं करने का, कुछ करने का मन नहीं करता है। जन्म मरण से भय, वैराग्य उत्पन्न हो गया, तत्वों तथा शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस का नाम क्या है? शांत रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य जगत में ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मिश्र बंधु के नाम से जो फेमस 3 बंधु हैं, मिश्र बंधु, इन्होंने एक किताब लिखी है, इसके नाम पे फिर हमने क्या लिखा है? मिश्र बंधु बोला है इन्हें। तो इनमें से कौन से हैं? तो इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसको आप याद कर सकते हैं, सुख, श्याम, गणेश। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा दोस्तों यहाँ पे, सुख, श्याम, गणेश। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको केवल इतना याद करना है, सुख, श्याम, गणेश, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। क्वेश्चन नंबर 97, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, ये आपने सुना ही होगा। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाएं वीर अनेक।
तो इसके रचनाकार कौन से हमारे मैथिली शरण माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर सी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा क्या है? माद्रिक अर्धसम। उसके बाद महाकाव्य कामयनी में निहित दर्शन है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा महाकाव्य कामयनी लिखा गया है, उनका मास्टरपीस है। तो कामयनी में जो निहित दर्शन है वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। किसको? नंद दुलारे वाजपेयी जी को। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए अचिंत्य। ठीक है। इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में कौन से कवि? तो नवरत्नों में से जो कवि शामिल थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो रहीम जी थे, नवरत्नों में से एक शामिल थे। उसके बाद अगली पंक्ति है, उषा सुनहलित किर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियाँ में कौन से शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन से शब्द शक्ति है? इसमें लक्षणा है। ठीक है। अभिधा का मतलब क्या होता है कि अगर अभिधा का मतलब होता है जो बात, जैसी बात हम कहते हैं अगर उसका अर्थ वही निकले, सीधी सरल सपाट भाषा में कोई बात अगर कही हो तो अभिधा होती है, और उस बात का अगर तोड़ मरोड़ कर कुछ अर्थ निकले तो वो लक्षणा होती है। और व्यंजना में कहना कुछ और चाहते हैं और कहते हैं हम कुछ और हैं, तो वो व्यंजना होती है। तो इसमें क्या है? लक्षणा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय से संबंधित है। फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो फुर्तीला शब्द में हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा ईला। फुर्त प्लस ईला या फुर्तीला हो जाएगा, ईला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। साखी शब्द का अर्थ है ये क्या हो जाएगा? साक्षी। तत्सम तद्भव से था ये क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको दिया है? चिंतामणि को। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? तो अष्टछाप का आपको पता ही है कि कृष्ण काव्यधारा से है अष्टछाप का संबंध। 109 क्वेश्चन नंबर। चौमासा शब्द में समास है, तो चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु का मतलब जहाँ पे गणना हो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो यानी कि द्विगु समास वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या होती है? गणना होती है। जहाँ पे गणना होगी वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे चौमासा मतलब 4 महीनों का समूह। अगर इसका समास विग्रह करेंगे 4 महीनों का समूह चौमासा, तो 4 आ गया। जैसे नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, तो नवरात्रि आ गया। तो वहाँ पे द्विगु समास होगा जहाँ पे गणना होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड सर्ग है? कौन सा कांड है या फिर कौन सा सर्ग है? तो ये कौन सा है? 5वां। इसके भी आपको सारे सर्ग याद करने हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो सारे सर्ग याद करने हैं। ठीक है। किसी भी सर्ग पूछ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है? तो शब्दालंकार का कौन सा भेद है? वक्रोक्ति अलंकार जो है वो शब्दालंकार का भेद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयुगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है, के प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? तो इसके ये किसने दिया था? भरतमुनि ने दिया था। ठीक है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयुगाद्रस निष्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 113। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? तो इन्होंने कौन सी पत्रिका की है? आनंद कादंबनी। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाने को सयाना बांक नहीं। पंक्तियों के जो रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार तो घनानंद के द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। उसने कहा था ये प्रसिद्ध कहानी है। किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और पहली बार इस कहानी में इन्होंने क्या किया था? फ्लैशबैक का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है। कहानी में पहली बार फ्लैशबैक का प्रयोग किया था, इसलिए ये कहानी क्या हुई है? प्रसिद्ध हुई है। पढ़ना आप इस कहानी को, बहुत अच्छी कहानी है। प्रेम के बारे में है। प्रेम का उदात्त चरित्रण इसमें किया गया है गुलेरी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 116। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 117। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कैसे लिखते थे? दास्य भक्ति लिखते थे। दास, खुद को दास मानते थे राम जी का। ठीक है। राम सो बड़ो कौन, राम सो बड़ो कौन, ठीक है। और कहते थे राम से बड़ा कोई नहीं है। और कहते थे मोसो कौन छोटो, मुझसे छोटा कोई नहीं है। ठीक है। मुझसे खोटा भी कोई नहीं है। दास्य वाली भक्ति करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमने। तन पर नहीं है लत्ता और पान खाए अलबत्ता। सही दिख ही रहा है, अर्थ से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है कि झूठा दिखावा करना, केवल शो ऑफ करना, जैसे आजकल के लोगों में हो गया है।
केवल शो ऑफ करना, ठीक है। और गढ़वाली में फिर या इसके लिए कुछ और भी बोलते हैं कि शो ऑफ, वैसे भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। झूठा दिखावा करके क्या मिलेगा किसी को। तो तन पर नहीं लत्ता, तन पर पहनने के लिए लत्ता नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है और पान खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो राहुल सांकृत्यायन आपको पता ही है, यात्रा वृत्तांत लिखने में प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इनकी जो रचना थी यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने इनका जो है यात्रा वृत्तांत है। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो दान वाक्यावली के जो रचनाकार हैं ये कौन है, विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। बाकी सब अशुद्ध हैं। वह अनेकों बार खेला, अनेकों बार नहीं अनेक बार, वह अनेक बार खेला, इसका हो जाएगा अनेक बार अगर शुद्ध करना हो। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैं नहीं मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर नहीं होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं, ठीक है। के आएगा यहाँ पे, तब शुद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता डैश डैश डैश, ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार ने लिखी हैं। तो ये लिखी हैं किसने, सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय के द्वारा ये काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, कई लोगों को इनका पूरा नाम ही पता नहीं होता अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन है 123, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। जो अमीर खुसरो हैं ये आदिकाल से संबंधित रखते हैं। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है क्या है, 1943। अगला क्वेश्चन है, अनुगवम में समास है। तो अनुगवम में कौन सा समास होगा, इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसका आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनु वैसे भी उसी में लगता है, अव्ययी भाव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। तो भारतेंदु युग का जो पत्र नहीं है वो है चांद, चांद भारतेंदु युग का पत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। तो महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह नहीं है ये है पल्लव नहीं है। बाकी निहार है, नीरजा है, रश्मि है, ये सब महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मारेसी मोही कुठाऊं किसका निबंध है। निबंध पूछा गया है, तो ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है, जिनका अभी मैंने कहानी कही थी, उसने कहा था। तो वो कहानी है और ये इनका निबंध है। तो गुलेरी जी से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 129, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा था। तो चारण काल इसमें से किस, रामकुमार वर्मा जी ने कहा था, ये भी आलोचक हैं। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। तो इसका जो संबंध है ये है अनुमितिवाद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतैक्य में कौन सी संधि है, ठीक है। तो मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। तो मत के अंत में क्या है, अ, और ऐक्य के पहले क्या है, ए। तो अ और ए मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। मतैक्य हो जाएगा, मतलब 2 मात्रा आ जाएंगी और ये लगेंगी किस पे, तौ के ऊपर पे। तो तौ के ऊपर पे 2 मात्राएं आ जाएंगी, ठीक है, औ के ऊपर। तो मतैक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो ये आपको पता है गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय दिया था। तो इन्होंने दिया था सखी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था और थोड़ा क्या था, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। अगर जिसने डीप पढ़ा होगा तो वही इसको कर सकता है। और डीप भी क्या है, ये क्वेश्चन क्या था, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली जो बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन क्या था, गलत दिया था। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बुक में भी ये क्वेश्चन क्या था, गलत दिया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो महात्मा गांधी के जीवन पर जो पुस्तक आधारित थी ये थी कौन सी, महामानव। इसका आंसर ये था, महामानव। और महामानव लिखी थी किसने, ठाकुर प्रसाद सिंह ने। ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा ये लिखी गई थी ये पुस्तक। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित थी ये पुस्तक, ठीक है। और हम सब ने इसमें, जिसने पेपर दिया होगा उसने ये इस समय सब ने इसमें आंसर किया हमारा लोकायतन। और लोकायतन मैंने बताया भी था, लोकायतन पंत जी की है, लेकिन लोकायतन क्या है, महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, विचारों पर आधारित है लोकायतन। और जो महामानव है ये है जीवन पर आधारित। तो जीवन पर आधारित होना और विचारों पर आधारित होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहरहाल
अगला क्वेश्चन देखते हैं 135। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो ये किसका है? मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी जी का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 136। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इसके कौन से हैं? कमलेश्वर। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? अगला क्वेश्चन है गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो जो गुण का संबंध है वो है रीति से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? तो केशवदास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है विज्ञान गीता। अगला है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है, तो ये किसने किया है? नेमिचंद्र जैन ने। क्वेश्चन नंबर 140। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? तो ये था चित्रा मुदगल जी का। उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मतलब उस टाइम काफ़ी चर्चा में रहा था ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नहीं रसादृते कश्चित दर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये है भरत मुनि जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला क्वेश्चन है धर्म का प्रभाव कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। जो धर्म का प्रभाव है वो कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। तो ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था किसने? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं, तो ये किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। कामायनी एक पुनर्विचार प्रसिद्ध पुस्तक है। कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1961 ईस्वी में। मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विसेखी में अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना था, तो इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक। 147 है रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये उक्ति भी आपने, ये कथन भी आपने सुना ही होगा। तो ये प्रसिद्ध कथन है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरी घास पर क्षण पर किसकी रचना है? तो ये तो प्रसिद्ध रचना है हरी घास पर क्षण पर अज्ञेय जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो अज्ञेय जी से ही लगातार कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो किसका है? पंत जी का। सुमित्रानंद पंत जी के जो आखिरी दिन थे, आखिरी दिनों में वो किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे? अरविंद जी के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है। तो पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 150। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और नाटक किसने लिखा है? तो ये भी प्रसिद्ध नाटक है, आपको पता ही होगा ये नाटक किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी उपभाषा की उपभाषा की बोली नहीं है, तो बुंदेली नहीं है, बाकी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 152। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। मनोविकार, सबसे ज़्यादा मनोविकार किससे के निबंध में दिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? हमें मनोविकार संबंधी निबंध दिखते हैं। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? तो जो निर्वेद है वो किसका है? शांत रस का अस्थायी भाव है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो कौन है इनमें से? यशपाल जी हैं। बोलती प्रतिमा सुना होगा आपने, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार क्या है? श्री राम शर्मा जी हैं। 157 है कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, उनके निबंध से ली गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 158 महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा जी के लिए, नीरजा के लिए उन्हें मिला था शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस यानी कि उनको गुस्सा आ गया, उनका रौद्र रस उत्पन्न हो गया। ठीक है। क्रोध से जलने लगे, जब वो क्रोध से जलने लग गए तो क्या हो गया? रौद्र रस आने बैठ गया। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ये किसके थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? ठीक है, तो ये किस में होता है आपको पता होना चाहिए, ये हरिगीतिका में होता है। अगला क्वेश्चन है मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये कौन से हैं? रत्नांबर दत्त चंदोला जी हैं इसके रचनाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो ये है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल जी का क्वेश्चन शोध ग्रंथ है। ये उत्तराखंड के साहित्य से लिया गया, मतलब उत्तराखंड के साहित्य से पूछा है ये क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे उत्तराखंड साहित्य से। भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जेजम तुम वयम सी अहु, जय भग्या घरो ऐंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये किस कवि की हैं इनमें से? ये हैं आपकी हेमचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ आपको याद रखना है, ये हेमचंद्र जी की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो इनमें से किस कवि को उन्होंने स्थान नहीं दिया है? मलिक मोहम्मद जायसी को। बाकी सूरदास को दिया है, गोस्वामी तुलसीदास को दिया है, केशवदास को दिया है, लेकिन जायसी को नहीं दिया है। तो जायसी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मातु पिता जग जग जाई तज्जो, विधिहु न लिख्यो कहु भाल भलाई। यो आत्मपरक काव्य पंक्तियाँ इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 167 167 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है, तो विद्यापति, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। तो इनमें से आपको पहले पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये भूषण बिन न बिराजाई कविता बनीता मित। तो ये आपको पता है, ये केशवदास की इसकी है, केशवदास की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जहाँ पे गौ का बौ हो, गौ के साथ बौ है, गौ के साथ बौ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गए? पहले से ही क्या हो गए? कट हो गए। तो ऑप्शन बचा बी और डी। अब बी और डी में से एक और किसी का देख लेंगे हम। तो तुलसीदास जी को देखते हैं। तो तुलसीदास जी का फिर से आता है, केशव कही न जाई का कहिए। तो ये तुलसीदास जी का है, ठीक है। और जो विद्यापति जी का है, ये विद्यापति जी का सी वाला है, और सूरदास जी का कौन सा है? डी वाला। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। सूरदास जी का है, कौन विभीषण रंग निशाचर, हंसी हंसी छत्र धरे। और विद्यापति जी का है, माधव हम परिणाम निराशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसी गंग दुवो भई सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन किसका है? भिखारीदास जी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरसैनी, मगधी और महाराष्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये किससे प्रभावित है? बांग्ला से प्रभावित है। अगला संधि से है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनुधन एषण, ठीक है। ऊ का वो बन गया, तो इसमें भी क्या है? यण संधि है। तो यण संधि से कितने क्वेश्चन पूछ लिए? 3 क्वेश्चन हमें पूछ लिए अभी तक, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था इको यानी चीज़ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ऊ का वो बन गया, तो अन्वेषण हो गया। अगला क्वेश्चन, निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो ये किससे ली गई है? राम की शक्ति पूजा से। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है, प्रसिद्ध कविता है, लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा, उनका मास्टरपीस कह सकते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि माता मुझे क्या कहती थी? राजीव नयन, मतलब कमल के समान नयन वाली कहती थी। तो वहाँ पे 2 नयन अपना एक नयन क्या देते हैं? माता को समर्पित कर देते हैं, अपना एक नयन कमल को समझ के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है। अगला है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। तो अज्ञेय जी से फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो अज्ञेय जी से टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए? 4 क्वेश्चन अज्ञेय जी से पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 175। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो रचना है ये है, आपको बताना है, ये है कुंवर नारायण की। अगला है, संदेश रासक के लेखक हैं। तो संदेश रासक के लेखक जो हैं अब्दुल रहमान। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये पंक्तियाँ भी आपने सुनी होगी, याद भी होगी आपको। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये हैं रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति प्रसिद्ध है।
1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? तो ये क्या था? श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग हैं लागी कलित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो ये काव्य पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये हैं आपकी घनानंद की। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला भी है, गबन भी है, प्रतिज्ञा भी है। तो सुनीता नहीं है, सुनीता उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कछुआ धर्म। बाकी ये सारे किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 182, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये भी प्रसिद्ध उक्ति है। तो आपको पता है कि ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किसकी कृति है? विश्वनाथ की कृति है। विश्वनाथ की क्या है? उक्ति है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस सिद्धांत के आचार्य प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि। 184, क्वेश्चन नंबर 184, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? तो कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं किसने? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय जैसे फिर एक क्वेश्चन, तो टोटल हो गए कितने क्वेश्चन? 5। उसके बाद 185, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है शौरसेनी से। ठीक है, 186, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से कौन सा संबंधित नहीं है? अमरकांत। ठीक है, बाकी शैलेश मटियानी है, शेखर जोशी है, हिमांशु जोशी, ये सब क्या है? उत्तराखंड के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 187, धौ का उच्चारण स्थान है। तो ये वर्णमाला से पूछ लिया था, वर्णमाला का क्वेश्चन है। तो धौ का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? दंत है। ठीक है, धौ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तो दंत इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। कवयित्री होता है, ये क्या है? शुद्ध शब्द है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो लिंग हिंदी में कितने होते हैं आपको पता है? हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खाने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो ये यहाँ से पूछा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? बुभुक्षा। बुभुक्षा, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1826 ईस्वी, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। 192 है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 193 क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि इनमें से कौन सी नहीं है? रैदास जी इनमें से नहीं है। बाकी सूरदास हैं, नंददास हैं, कुंभनदास हैं, ये सब किसमें? अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो राग दरबारी किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और एक राजनीतिक उपन्यास है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है, काफ़ी अच्छा उपन्यास है। और ये नेट के सिलेबस में भी लगा है, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है हिंदी के। आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको मौका मिले तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो जो नई कविता थी उस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 196, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो आंचलिक उपन्यास लिखा गया था वो कौन सा है? तो वो है मैला आंचल। ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है, आंचलिक उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। अगर कभी मौका मिले तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है, बाकी शेखर एक जीवनी तो आपको पता है अज्ञेय जी का है, गोदान प्रेमचंद जी का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है? तो रति किस रस का अस्थायी भाव है? तो ये है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है? रति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 198, ये पंक्ति भी आपने सुनी होगी या फिर आपको याद तो होगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। तो आपको इनमें अलंकार बताना था, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार हैं। ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक बच्चे की जब
दो विवाहित जो माता और पिता होते हैं, जब विवाहित जोड़े जब अलग हो जाते हैं, तो अलग होने पर जब उनके तलाक हो जाता है, तो उसके बाद जो उनका जो बच्चा होता है उस पर क्या बीतती है, उससे संबंधित ये उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखा है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है। इसको आप अगर पढ़ने का मौका मिले तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपके नेट के सिलेबस में लगा है, नेट के सिलेबस में ये भी लगा है, आपको ये पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नकयनवाद के प्रवर्तक कवि थे, तो नकयनवाद के जो प्रवर्तक कवि थे ये थे नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश। तो नकयनवाद एक छोटा सा आंदोलन हुआ है हिंदी साहित्य में, तो इसके जो प्रवर्तक थे ये थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रवक्ता हिंदी का 2021 का सॉल्व पेपर। ठीक है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया एक ही वीडियो में। इसके बाद अगर आपको 2018 का भी पेपर चाहिए और 2018 का पेपर भी सॉल्व कराना है, या फिर 2018 का पेपर भी अगर आप चाहते हो कि आपको 2018 का पेपर भी मिले, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर कि 2018 का वीडियो पेपर जो है आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी है, इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो कैसा पूछा गया था और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो इसके बाद जो कहानी है, उपन्यास हैं, जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस पे भी बात करेंगे, और सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, उन पे भी बात करेंगे, तो उन पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको 2018 का पेपर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।